हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि उपाध्याय और स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ ज़बरदस्त होंगे। मैं बात करने वाला हूँ मेरे टॉपिक के संघात्मक शासन प्रणाली एवं एकात्मक शासन प्रणाली। आप पढ़ेंगे तो क्लास 10th की जो NCERT की बुक है उसमें आपको पढ़ने को मिलता है एकात्मक शासन प्रणाली एवं संघात्मक शासन प्रणाली। अच्छा, बात करेंगे क्यों भारत में क्या संघात्मक शासन प्रणाली है, क्या एकात्मक शासन प्रणाली है? यार हंसी आ रही है मन का लक्ष्य। तो मैं अगर बोर्ड पे लिखने से पहले अगर आपको संघात्मक की डेफिनेशन और एकात्मक की डेफिनेशन बताऊं, जैसे संघात्मक की डेफिनेशन मैं बात करूं, वह शासन व्यवस्था जो किसी एक के हाथ में ना होते हुए सभी के हाथ में हो, वह संघात्मक व्यवस्था होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें कि एक केंद्र केंद्र मान लो एक बिंदु केंद्र, तो जो पूरी पावर है वो केंद्र के हाथ में ना होके इनकी जो केंद्र है वो राज्य एवं अन्य क्षेत्र। भारत में वैसे त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र की, राज्य की और क्षेत्रीय। तो जो सत्ता केंद्र के हाथ में ना होते हुए, जैसे केंद्र के साथ साथ राज्य के एवं क्षेत्र पंचायत के, उन सभी के हाथ में होती है, वह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो आप याद रखेंगे कि जो राज्य और एवं क्षेत्र, तो जो सभी के हाथ में होती है वो संघात्मक शासन प्रणाली होती है। संघात्मक शासन प्रणाली हुई। और अगर बात करें एकात्मक शासन प्रणाली की, तो जो पूरा पावर होता है वो ओनली ओनली वन पर्सन के हाथ में। जैसे हम बात करें अगर एकात्मक शासन प्रणाली, जैसे आज के हमारे जो भारत है उसमें एक प्रधानमंत्री का पद है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में सभी चीज़ें हो, वो एकात्मक मतलब एक सत्ता एक ही आदमी के हाथ में होना। जैसे प्राइम मिनिस्टर सभी जो काम होंगे या जो भी निर्णय होंगे उनका जो निर्णय करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा, ना कि राज्य के मुख्यमंत्री या ना जिला स्तर के जिला पंचायत अध्यक्ष, जो भी है। लेकिन जो एक आत्मक शासन मतलब जिसके हाथ में सत्ता एक के हाथ में हो, वो एक आत्मक शासन प्रणाली होगी। और जो सभी जो सत्ता बटी हो, जैसे प्रधानमंत्री के बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद हम देखते हैं जिला स्तर के जिला पंचायत अध्यक्ष, गांव का प्रधान। तो जो पूरा एक सत्ता का विभाजन है वो क्रम अनुसार मैंने बताया, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री या जो भी निम्न तरीके से होते हैं वो संघात्मक के रूप में आते हैं। और जो एकात्मक होती है, अब बात करते हैं कि संघात्मक क्या भारत में है, तो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री आप देखते हैं, उसके बाद हम हर राज्य के मुख्यमंत्री को देखते हैं, हम हर गांव के प्रधान को देखते हैं। लेकिन एकात्मक की बात करें, जैसे एग्जाम्पल एकात्मक कौन कौन से देश हैं, तो हम बात करेंगे जैसे एकात्मक में हम चीन को देखते हैं। चीन, जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति श्री जिनपिंग, उनके हाथ में पूरी सत्ता है। वो बात अगर कोई निर्णय लेंगे तो वो श्री जिनपिंग के हाथ में होगा, ना कि अन्य किसी मंत्री परिषद का। सलाह अलग बात है, लेकिन निर्णय एक बात अलग बात है। हमारा अगर प्रधानमंत्री आवास योजना होगी तो मुख्यमंत्री आवास भी योजना होती है, लेकिन वहाँ चीन में देखेंगे तो वो राष्ट्रपति आवास योजना होगी, ना कि किसी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कोई काम होगा। इसी तरह भारत में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, क्या एकात्मक शासन प्रणाली है? लेकिन प्रॉपर्ली हम बात करते हैं तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, परंतु एकात्मक शासन प्रणाली हो सकती है। हाँ, हो जरूरी है ऐसा कि हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि अगर भारत में क्या हर टाइम संघात्मक शासन प्रणाली रहेगी, क्या आपातकाल के समय में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं हो सकती है? हो सकती है, जब हम अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361, ये तीन आर्टिकल इमरजेंसी से रिलेटिव है। हम जैसे आर्टिकल 352 और 362 और आर्टिकल 361, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति फाइनेंशियल क्राइसिस और आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। अब बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, मतलब जैसे जब ये आर्टिकल देश में लगेंगे तो खुद ब खुद एकात्मक शासन प्रणाली होगी। वो सारी ओवरऑल शक्तियाँ राज की
केंद्र के अंडर में आ जाएंगी। कोई योजना चालू करोगी तो केंद्र करेगी, ना कि राज्य करेंगे, क्योंकि राज्यों में तो शासन प्रणाली लगी हुई है। आर्टिकल 300 हो या आर्टिकल 356 हो या आर्टिकल 361 हो, लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की जो व्यवस्था होगी, अगर भारत के बाद की व्यवस्था करें तो भारत में वैसे तो संघात्मक व्यवस्था रहती है, वैसे संघात्मक व्यवस्था कहेंगे आप। और अगर हम डेली टू डेज में देखें तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है ही है। हम प्रधानमंत्री का भी कार्य देखते हैं, हम मुख्यमंत्री का भी कार्य देखते हैं, हम एक जिला स्तर के कलेक्टर का भी काम देखते हैं, हम एक गांव के प्रधान का भी कार्य देखते हैं। परंतु अगर देश में आपातकाल, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल 352, तो क्या वहाँ पर एकात्मक नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर एकात्मक का एक और उदाहरण से समझें, जैसे हमने देखा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा बहुत समय तक, तो राष्ट्रपति शासन अगर पंजाब में लगा तो क्या प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना निकली वो पंजाब में जाएगी? क्या खुद का वहाँ का मुख्यमंत्री कोई योजना लागू करेगा? क्योंकि वहाँ तो राष्ट्रपति शासन है। वहाँ का जो राष्ट्रपति शासन है तो जो मुख्यमंत्री का जो वर्कर है, वो कार्य है, वो तो समाप्त हो जाता है ना। क्योंकि राष्ट्रपति शासन किसी अगर राज्य में लागू होता है तो वहाँ का एक जो अंतरराष्ट्रीय जो कार्यक्रम होता है या जो कार्य होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आता है, ना कि किसी सीएम के हाथ में। तो आप समझे कि मतलब जैसे एकात्मक भी हो सकता है भारत में, संघात्मक तो है ही है, लेकिन वो एकात्मक तब होगा जब हम आपातकाल को देखते हुए वहाँ की स्थिति को समझें। और राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में लगेगा, ना कि पूरे भारत में। हाँ, पूरे भारत में लगने वाला जो होगा वो 356 होगा, पूरा आपातकाल। और जब पूरा आपातकाल लगेगा तो शासन एकात्मक हो जाएगा, ना कि वहाँ के कोई मुख्यमंत्री, ना कि वहाँ का कोई राज्यपाल या फिर कोई कलेक्टर या फिर गांव के स्तर का प्रधान, सभी के काम बंद हो जाएंगे। सिर्फ केंद्र के हाथ में शक्ति रहेगी, तो वो संघात्मक व्यवस्था होगी। और बाकी जो व्यवस्थाएं बटी हुई है भारत में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके क्रमानुसार हम देखते हैं प्रधान, तो वो व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था होगी। और जो यही व्यवस्था हम एकात्मक के तौर पर एग्जाम्पल में देखें तो चीन, हमें रशिया, और हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड, और वैसे यूएसए नहीं, यूएसए में तो संघात्मक व्यवस्था है। बाकी आपको मैंने उदाहरण सहित बताया, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।